नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 बजे कौन कौन सी 7 बजे की अहम बड़ी खबरें होंगी। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे, वापसी की चाह कितनी मुश्किल है राह। खबर नंबर 2 होगी, दरिंदे को फांसी की सजा दी गई। खबर नंबर 3 दिखाएंगे, हिंदू परिवारों का दर्द। खबर नंबर 4 होगी, छात्र तनाव और खुदकुशी की। खबर नंबर 5 आपको दिखाएंगे, अवैध निर्माण पर बुलडोजर। खबर नंबर 6 होगी, पाठशाला में लगे ताले की। और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर मिलावट के जहर पर भी। तो प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी से बागी हुए नेताओं की घर वापसी की चर्चा भी जोरों पर है। इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे सभी बड़े नेताओं के नामों पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी। पार्टी की स्थानीय इकाई से फीडबैक लिया जाएगा। अजमेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि समिति एक एक नाम की समीक्षा करेगी और गुण और दोष के मेरिट के आधार पर रिपोर्ट बनाकर प्रदेशाध्यक्ष को सौंपेगी। अर्जुन राम मेघवाल को हाल ही में ऐसे नेताओं की वापसी के लिए बनाई गई समिति का संयोजक बनाया गया है। पार्टी में वापस आना चाहते हैं या किसी और दल में थे वो आना चाहते हैं, या हमारी पार्टी में थे कहीं चले गए फिर आना चाहते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने एक समिति बनाई है। ये समिति पहले प्लस माइनस जो भी है उस व्यक्ति के पार्टी में आने से क्या फायदा होगा, लोकल यूनिट क्या बोलती है, कार्यकर्ताओं में कितना पॉजिटिव संदेश जाएगा, इन सारे विषयों की चर्चा करके फिर हम प्रदेश कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके सामने विषय रखेंगे, फिर निर्णय होगा। और अब बात करेंगे पाकिस्तान से आए लोगों की। पाकिस्तान से भारत धार्मिक वीजा पर आए हिंदू विस्थापितों का जत्था जोधपुर पहुंचा है, जो अब पाकिस्तान जाने को कतई तैयार नहीं है। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद अपना सब कुछ गंवा चुके ये परिवार अब जोधपुर में अपनी शरण स्थली बनाए हुए हैं। इसको लेकर अब एजेंसीज भी सतर्क हैं। पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर हिंदू विस्थापित परिवारों का भारत आने का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। लगातार इस मामले में देखने सुनने को मिलता रहता है, लेकिन इस बार बाढ़ से परेशान होकर हिंदू परिवार जोधपुर पहुंचे हैं। विगत 12 तारीख से लेकर के बीती रात तक तकरीबन 100 से अधिक हिंदू परिवार यहां जोधपुर में डेरा डाले हैं, इस आस के साथ कि अब जोधपुर ही उनका घर रहने वाला है। पाकिस्तान में हिंदू परिवारों के साथ हो रही प्रताड़ना किसी से छिपी नहीं है। पहले भी कई हिंदू परिवारों के साथ बर्बरता के मामले सामने आते रहे हैं। इस बार पाकिस्तान में बाढ़ से प्रभावित होकर हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। कई हिंदू परिवार जोधपुर पहुंचे हैं। पहले 12 तारीख, उसके बाद बीती रात को पाक हिंदू परिवारों के जत्थे जोधपुर पहुंचे हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ जोधपुर में झांवर रोड स्थित पाक विस्थापित बस्तियों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे हैं। बात करते हैं ऐसे ही परिवारों से जुड़े लोगों से जो कि क्या मानते हैं। आप ये पासपोर्ट लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, क्या मांग है आपकी? आप कहाँ से आए हैं? मीरपुर जिले से पाकिस्तान से। पाकिस्तान से सिंध जिले से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम इधर रहेंगे, इतनी मजदूरी करेंगे। क्या स्थिति है वहाँ? सर उधर कुछ भी नहीं है। हमारे ये बोर्ड की आए वजह से बहुत ज्यादा थी। हमारे जो भी टपड़ ऊपर थे वो सारे चले गए पानी में, उधर कुछ भी नहीं था। इस वजह से इधर आए। इधर उम्मीद है भारत से हमारी हेल्प भी करेंगे और हम जोधपुर में रहेंगे, जोधपुर से नहीं जाएंगे, इधर ही मजदूरी करेंगे। हमारी हेल्प चाहिए। भारत माता के साथ ही रहेंगे। आपका क्या नाम है और वहाँ पाकिस्तान में क्या स्थिति देखते हैं जो आप यहाँ जोधपुर में? सर उधर बाढ़ आ गई थी, सारे हमारे जो फसलें थी वो रुड़ गई पानी में। उधर का कुछ भी नहीं रहा। हमारे पहनने वाले कपड़े थे वो बह गए।
अभी इधर आए हैं भारत में, इधर सरकार से मांगेंगे मदद, जो भी हमारी मदद करेगा इधर ही रहेंगे, इधर ही। नक्ताराम जी भी हमारे साथ में पाक विस्थापित है, लंबे समय से यहाँ जोधपुर में है। इन्हीं के कुटुंब के जो लोग हैं वो यहाँ बीती रात जत्थे के रूप में यहाँ पहुंचे हैं। क्या स्थिति देखते हैं आप? उधर सर जी ये जो उधर बारिश थी ज्यादा, इसकी वजह से पहले मैंने बोला आ जाओ, उधर बारिश से इसके पास कुछ नहीं बचा, मैंने बोला इधर आ जाओ, इधर भारत माता में आपको मिल जाएंगे, आगे मदद करेंगे, आ जाओ। क्या कुछ व्यवस्था देखते हैं, क्या आप मानते हैं जोधपुर को लेकर के, क्योंकि कई सारी तकनीकी अड़चने आती है? सर जैसा कि कोरोना काल और उसके बाद जो हालात जो बने हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, बॉर्डर सील हो गए थे और इसको लंबे समय को लेकर यानी काफ़ी लोग मायूस भी होकर कुछ वापस भी चले गए थे। तो उनका विशेष कारण यही है कि डिवाइडेड परिवार हैं, लोगों की वीज़ाएं लगी नहीं इतने लंबे समय तक, और अभी जो है एक उम्मीद की किरण जगी है। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का, जिन्होंने अभी जो है हमारे जो लोगों की जो वीज़ाएं लगी हैं जत्थे के रूप में सही, तो लोगों के आने की उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई है। तो कुछ ऐसे परिवार है, डिवाइडेड परिवार, जैसे नक्ताराम जी है तो इसके 4 भाई भी आ गए हैं। तो अभी जो स्थिति है सर पाकिस्तान और सिंध की स्पेशली, जो उसमें 70% से भी ज़्यादा हमारे जो SC/ST के लोग हैं वो जो है प्रताड़ित हुए हैं, परेशान हुए हैं, बिल्कुल रोडों पे आ गए हैं। वहाँ पर जागीरदारी निज़ाम है, कच्चे पक्के मकान बना कर ही रहना पड़ता है जमींदारों के ज़मीनों में काम करने के लिए। धार्मिक उत्पीड़न के लिए कुख्यात पाकिस्तान में बाढ़ ने कहर ढाया है। उत्पीड़न से पीड़ित हिंदुओं पर बाढ़ के असर ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। उनके रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। परेशानियों के बीच में जिंदगी को ढूंढते, रोजगार की आस में और सुकून तलाशते पाकिस्तान के हिंदू जोधपुर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। दरिंदों को फांसी की सजा। जी हां, पाली जिले के तखतगढ़ थाना क्षेत्र के पिचावा गांव में 24 जनवरी को 10 साल के मासूम से दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। उसने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। 22 वर्षीय नरपत सिंह को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे हत्या, दुष्कर्म, किडनैपिंग, सबूत नष्ट करने का दोषी माना। उस पर 1,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस केस में पुलिस ने सिर्फ 15 दिन में ही जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी 24 जनवरी 2022 की शाम को पीड़िता और उसके 2 साथियों को खेत में किसी बहाने से बुलाया। उसने पीड़िता के दोनों साथियों को वापस भेज दिया और पीड़िता को कुएं के पास ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका गला घोंट दिया। साथ ही लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर कई बार वार किए, जिससे बच्ची की मौत हो गई। तो वहीं अजमेर से खबर है, जहां पर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुराचार के गुनहगार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 49,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया। मामला नसीराबाद सदर थाने में 23 फरवरी 2021 को दर्ज हुआ था, जहां पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने पूरे मामले पर तफ्तीश शुरू की। आरोपी ब्यावर सदर थाना निवासी सुरेश नाबालिग को जबरन अपनी बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गया और अपनी परिचित के यहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता को 7 दिन के बाद आरोपी के घर से दस्तयाब किया था। मामले में 13 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर आज कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसके भाई ने नसीराबाद सदर थाने पर रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमा दर्ज होने के 7 दिन बाद इस नाबालिग बालिका को पुलिस दस्तयाब करके लेके आई। पुलिस के समक्ष पीड़िता के जो बयान हुए हैं और माननीय जज साहब के सामने जो 164 के उसके बयान कराए, तो उसने बताया कि अभियुक्त जब वो चारा लेने के लिए उसके खेत पर गई थी, वहां से उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी पर बैठाकर मांगलियावास ले गया। फिर वहां से दरगाह ले गया, दरगाह में उसको माला डलवाई और उसके बाद उसकी बुआ के घर सोडपुरा ले गया और सोडपुरा में ले जाकर उसने उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। और खबर कोटा से है, जहां राजीव गांधी इलाके में कोचिंग छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया। दरअसल 9 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर कोचिंग छात्र ने सुसाइड की। वहीं सुसाइड करने की दिल दहला देने वाली
लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। मृतक छात्र कोलकाता का रहने वाला था और पढ़ाई के तनाव के चलते मौत को गले लगा लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना शुरू किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले पर जांच जारी है। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्र द्वारा बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। ये जवाहरनगर थाना इलाके की वही बिल्डिंग है जिसके 9 माले से कोचिंग छात्र ने छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल दहलाने वाली इस वारदात के बाद इस पूरे बिल्डिंग परिसर में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं, ये वही 9 मंजिला जो बिल्डिंग है, ऊपर का 9 माला जिसकी खिड़की खुली है, उसी खुली हुई खिड़की से कोचिंग छात्र ने नीचे छलांग लगा दी, जिसके बाद गंभीर घायल अवस्था में छात्र को अस्पताल ले जाया गया लेकिन दम तोड़ दिया। हमारे साथ इसी बिल्डिंग में निवास करने वाले व्यवस्थापक हैं, उनसे बातचीत करते जानते हैं। जब ये छात्र नीचे गिरा तो आप यहीं थे? सर मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मेरे को आवाज़ इतनी तेज आई तो मैं भाग के आया। फिर उसको देखा, कान बंद करके, हाथों हाथ कोई साथ में नहीं था, लड़के बुलाए, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए जब तक उन्हें दम तोड़ दिया। आपको क्या जानकारी मिली थी? हम लोग यहाँ पे थे इकट्ठे और धम की आवाज़ आई, हम लोग यहाँ पर दौड़ के आए और उसको आनंद फानंद में जितना हो सके जल्दी हम लोग एम्बुलेंस साधन करके जो भी है वो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचाए। रास्ते में वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते वो दम तोड़ दिया, उसको बचाया नहीं जा सका। जो कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश। और अब बात अवैध निर्माण पर चलाए गए बुलडोजर की करेंगे। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए जोन 10 में ग्राम विजयपुरा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां 52 फीट हनुमान मंदिर के पीछे इकोलॉजिकल जोन में कॉलोनी बसाई जा रही थी। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब बात शहर शहर पाठशालाओं में लगे ताले की करेंगे। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर रखी है। बाड़मेर में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला, तो वहीं टोंक में शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर नारेबाजी की गई। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बाड़मेर और टोंक से, जहां पर छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। और जयपुर से खबर है, बीएमसीएचआरसी का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समारोह में पहुंचे हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनते हैं। 2022 is to be here at an institution that was nurtured by Bhairu Singh Ji Shekhawat to an extent that the great man celebrated his birthday here. These 2 accomplishments of my life make the occasion very special for me. I am grateful to Sunita Gehlot ji for having been associated with passion and mission with cancer care. Madam, I have been associated with it as Governor State of West Bengal, Cancer Society. And every year I made my modest contribution also. I had the occasion to see that oncologist who was suffering from cancer himself. He worked tirelessly, and I had the occasion to see his departure for heavenly abode. Your commitment is very commendable, and you are here in your own right, like Anila ji is here in her own very, very commendable right. The 2 of the ladies present here, they exemplify the powerhouse of achievement. I have had a word with Anila ji with respect to a patient
And trust me, she is the real power of the Board of Trustees. Navratan Kothari ji, a man of sublimity and nobility, and has proved Shakespeare wrong. Shakespeare reflected what's there in a name. A rose will smell as sweet by any other name. There is much in the name, Navratan. The Navratan is playing with a straight bat on front foot to help a societal cause. And it was a great turning point, milestone, when he undertook the responsibility of this gigantic achievement. I knew of it then. Sir, I was a legislator then. I had serious doubts. And I thought it will be an outfit to cater to personal ego, have an establishment to project and gain in business. I was wrong. I was 100% wrong. The achievement is by contribution, by sacrifice, by dedication. Creation of an infrastructure is not difficult. You get money and you do it. Money can do it. But what has been brought on the table by Navratan ji is that human resource, that concept. और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मिलावट का जहर।